नमस्कार दोस्तों, आज है 19 अक्टूबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका PDF आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि हो सकता है जो दैनिक जागरण पेपर हम लोग का आता है वो जल्द ही बंद हो जाए, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट का बहुत ही कम है। उसके कारण हो सकता है ये इसे जल्दी बंद कर दिया जाए और इसके स्थान पर डेली करंट अफेयर लाया जाएगा। ठीक है, जो आपके 15 से 20 मिनट का होगा। तो आप लोग के पास टाइम है, 1-2 दिन आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो कितने बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर देखिए, अगर एक भी बच्चा इंटरेस्टेड रहेगा तो आपके लिए हम स्पेशल वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, दैनिक जागरण का, उसके लिए टेंशन आप नहीं लीजिएगा अगर एक भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, और ऐसे तो आपके लिए जो डेली करंट अफेयर आएगा, मॉर्निंग में करीब 15 से 20 मिनट का करंट अफेयर रहेगा, उसमें सारे कुछ को कवर किया जाएगा बहुत विस्तार से। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का न्यूज़ देखिए, आज का पहला न्यूज़ है कि CBSE की टर्म 1 परीक्षाओं की घोषणा की गई है। तो हमारे काम का न्यूज़ नहीं है, लेकिन जिसके काम का है उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि ISI की हरकत 313 बिग ग्रेड से कश्मीर में बड़े हमले की साजिश। ठीक है, बड़े हमले की साजिश। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हरकत 313 ब्रिगेड क्या है, तो याद रखना है कि एक आतंकी दस्ता है। क्या है? एक आतंकी दस्ता है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और निर्माण किस लिए किया गया है? तो जो भारत के जम्मू कश्मीर है उस इलाके पर हमला करने के लिए किया गया है। और वर्तमान में एक न्यूज़ मिला है कि जो हरकत 313 ब्रिगेड है, खुफिया न्यूज़ मिला है कि ये जो आपके भारत के LOC, ठीक है, LOC के पास में जो भी आपके सटे हुए बिजली परियोजनाएँ हैं और साथ में जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है उसको निशाना बना सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान में क्या आता है? तो सैन्य प्रतिष्ठान आएगा और सरकारी इमारतें आएंगे। ठीक है, तो उन पर हमला होने का शक है। और साथ में जो पंचायत प्रतिनिधि हैं और साथ में जो मुख्य धारा के राजनीतिक पार्टी से जुड़े महत्वपूर्ण नेता हैं, उनको भी हरकत 313 ब्रिगेड से खतरा है। इसी एहतियातन में जो है प्रशासन ने कुलगाम और पुलवामा के जो है 11 इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया है, ताकि जो हरकत 313 ब्रिगेड के आतंकवादी हैं आपस में कम्युनिकेशन ना कर सके। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। साथ में इनके द्वारा बोला गया है कि जो श्रीनगर जम्मू हाईवे रोड है उस पर भी ये निशाना बना सकते हैं। ठीक है, जो आपके श्रीनगर जम्मू हाईवे है उस पर भी ये निशाना बना सकते हैं। तो ऐसे भारत के जो आपके खुफिया एजेंसी उसे जानकारी मिल चुकी है। तो जो अभी वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर जो हमारी सेना है अलर्ट हो गई है। ठीक है, तो ये जो आपके हरकत 313 ब्रिगेड के आतंकवादी हैं, इनके मंसूबों को कायम होने नहीं दिया जाएगा हमारी सेना के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम साइड में देख सकते हैं, तो हमारे काम का है नहीं, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, डेरा सच्चा के बारे में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था इस पर। और उसके बाद नेक्स्ट है कि बांग्लादेश में अब हिंदुओं के घरों को लगाई आग। बांग्लादेश में अब जो है हिंदुओं के घरों को लगाई आग। पहले क्या था कि पहले मंदिर पंडाल में आग लगाया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, लेकिन अब जो है उग्रवादी जो आपके एक तरीके से कट्टरपंथी हैं, उन लोगों ने क्या किया कि जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके घरों को भी आग लगाने लगे हैं। ठीक है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है बांग्लादेश के लिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी हमारे काम का है नहीं, और नीचे भी हमारे काम का नहीं है। बस जान लीजिए कि बारिश में बह गए अन्नदाता के अरमान। आपको पता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, उसके कारण और हवा भी तेज़ चली है, तो धान की हवा नीचे गिर गया है। और यहाँ तक जितना भी धान, कुछ लोगों ने धान काट भी दिया था, तो धान का पानी भरने के कारण धान जो एक तरीके से ख़राब हो गया, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि बारिश में बह गए अन्नदाता के अरमान। ठीक है, 2020 पोर्टल जल्द लॉन्च करने की तैयारी। किसके द्वारा लॉन्च करने की तैयारी की गई है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च करने की तैयारी की गई है। यह क्या है? तो युवा रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो है युवा जो हमारे युवा हैं वो रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं रोजगार बाजार 20 पर। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राजधानी में ज़ोर शोर से शुरू हुआ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। तो पूछा जाएगा कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान जो है कहाँ पर शुरू हुआ है? तो दिल्ली में शुरू हुआ। ठीक है, दिल्ली में शुरू हुआ है। जहाँ पर भी आपकी रेड लाइट आ जाता है वहाँ पर गाड़ी को चालू करके रखना नहीं है, गाड़ी को बंद कर देना है। और ठीक है, उसके बाद जब रेड लाइट ख़त्म हो जाएगा तो आपको गाड़ी को चालू करना है। इसका पीछे तर्क क्या दिया गया कि जो आपके वहाँ पर पेट्रोल खर्चा होता है
आप पेट्रोल खर्च से भी बचेंगे, साथ में जो पर्यावरण में प्रदूषण होता है उससे भी बचिएगा। बोला गया कि जो अपने हिस्से का प्रदूषण करते हैं उससे आप बच सकते हैं रेड लाइट पर गाड़ी बंद करके, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत और इजराइल के बीच FTA पर अगले महीने से वार्ता, ठीक है, अगले महीने से वार्ता। यरूशलेम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और इजराइल के विदेश मंत्री एल लापिड में यह सहमति बना है FTA पर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। और बोला गया है कि नवंबर 2021 से, ठीक है, नवंबर 2021 से जो है आपकी जून 2022 तक जो है, जून 2022 तक जो है भारत और इजराइल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, ठीक है। साथ में वर्तमान में FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किन दो देशों के साथ चल रहा है, तो आपको याद रखना है, एक यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में बहुत से कंट्री हैं, और एक आपके चल रहा है UAE यूनाइटेड अरब अमीरात से फ्री ट्रेड पर बातचीत चल रहा है। और अगले सप्ताह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर किससे बात होगा, तो USA और ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, USA और ऑस्ट्रेलिया से बातचीत होगा अगले सप्ताह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। साथ में आपको याद रखना है कि जो इजराइल है, इजराइल भारत की अगुवाई वाले अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में जो है सदस्य बन गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो है इजराइल जो है अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का मेंबर बन गया है। जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। भारत और फ्रांस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो भारत के गुरुग्राम में, ठीक है। अगर पूछेगा गुरुग्राम किस राज्य में है, तो हरियाणा में, ठीक है। इसमें जो ज़्यादातर कौन से देश हैं, तो ज़्यादातर इसमें जो देश शामिल हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच वाले देश हैं, ज़्यादातर वही देश आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत और इजराइल एक दूसरे के जो देश हैं, जिससे भारत के टीके को मान्यता देगा इजराइल और इजराइल के टीके को भारत मान्यता देगा। मतलब कि भारत के नागरिक अगर इजराइल जाते हैं तो क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर इजराइल के नागरिक भारत में आते हैं तो क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एस जयशंकर ने इजराइल के जो आपके विदेश मंत्री हैं एयर लापिड, उनको भारत में आने के लिए आमंत्रण भी देते हैं कि आप भारत में आइए, ठीक है। साथ में दोनों देश जो हैं आतंकवाद से निपटने के लिए वास्तविक समय रियल टाइम में गोपनीय सूचना भी साझा करने पर समझौता हुआ है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि जो आपके भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये आपके विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनके द्वारा जो है यरूशलेम फॉरेस्ट में जो है भूदान ग्रोव, आपके लिखा होगा देखिए यहाँ पर, ये भूदान ग्रोव, भूदान उपवन पट्टिका का भी अनावरण किया गया है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इतना आप सभी को याद रखना है। और आपको इजराइल का मैप हम आपको दिखा देते हैं। ये आपके देखिए इजराइल है, ठीक है। इजराइल की सीमा किन किन देशों से लगती है, तो लेबनान से और सीरिया से, वेस्ट बैंक जिसे बोलते हैं फ़िलिस्तीन, जॉर्डन और मिस्र से लगती है। और मेडिटेरियन सी से भी आपकी इजराइल की सीमा लगती है। इसे नोट कीजिएगा, यहाँ पर गाजा पट्टी जो लगातार आप लोग न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, जो लगातार आपके इजराइल पर हमला करते रहता है। साथ में आपको याद रखना है डेड सी, ठीक है, जिसे बोलते हैं मृत सागर, इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है, तो जॉर्डन से, फ़िलिस्तीन से और इजराइल से जो आपके डेड सी की सीमा लगती है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि गंगा किनारे स्थानीय निकायों में मानव अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष जोर होगा। नमामि गंगे परियोजना के तहत जो है वास इंस्टीट्यूट करेगा स्वच्छ और मानव अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित। इसमें आपको याद रखना है कि जो गंगा रिवर है, जो गंगा रिवर कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो उत्तराखंड एक, ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद आपके झारखंड और झारखंड के बाद आपके पश्चिम बंगाल। तो जो इन 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों के आपके जो गंगा किनारे आसपास गांव हैं, उन सभी गांव वालों को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। किस लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको जो है मानव अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए इनको प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि गंगा जो है प्रदूषित ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोवैक्सीन को लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं, WHO के द्वारा बोला गया है, तो ठीक है। उसके बाद है कि विश्वविद्यालयों के नए शैक्षणिक सत्र
के शुरू होने में लगेगा वक्त, तो बस जान लीजिए। नेक्स्ट है कि भूपेश बघेल देश में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, भूपेश बघेल ये किसके द्वारा बोला गया है? तो IANS वोटर का सर्वे के द्वारा बताया गया है। और इसके पीछे तर्क क्या दिया गया है? तो कल्याणकारी योजना, खासकर महतारी दुलार योजना, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा महतारी दुलार योजना। इसके तहत जो है कोरोना काल में अपने माता पिता को जो भी बच्चा खो देता है उस बच्चे को जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है फ्री में एजुकेशन देती है, इसीलिए। और दूसरा आपका है कि नीति आयोग, जो आपके नीति आयोग है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो नीति आयोग की SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020 और 21 के अनुसार जो है SDG के लैंगिक समानता पैरामीटर पर जो है छत्तीसगढ़ को पहला स्थान दिया गया है। तो इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर बोला गया है कि जो भूपेश बघेल हैं देश के सबसे अच्छे CM है, देश के सबसे अच्छे CM है। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस पेज से कि कोरोना प्रोत्साहन पैकेज वापसी में जल्दबाजी नहीं, निर्मला सीतारमन। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमत को वित्त मंत्री ने बड़ी चुनौती बताया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है चौथी आम सभा की शुरुआत सोमवार को हुई और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो भारत के बिजली और गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। ठीक है, तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि 100 रुपये किलो के करीब टमाटर पहुंचा और उसका पीछे कारण क्या दिया गया? तो कारण दिया गया कि बेमौसम बारिश और फसल ख़राब होने के कारण जो है टमाटर का रेट जो है 100 रुपये किलो पहुंच गया है। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि चीन जो है टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक है और चीन के बाद दूसरा भारत जो है टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला कौन है? चीन है, दूसरा में आपकी अपना देश भारत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि चिप पर अपनी निर्भरता घटा रही है टाटा मोटर्स। तो आपको पता है कि चिप के बिना जो है कोई भी जो आपके मोटर गाड़ियाँ हैं वो नहीं बन सकती है। तो जो आपके टाटा मोटर्स है वो अपनी निर्भरता चिप पर घटा रही है। इनका प्रयास है कि कम से कम जो है चिप का इस्तेमाल गाड़ियों में हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि आयातित तेल पर निर्भरता घटाएं। ये जो आर्टिकल लिखा गया है भरत झुनझुनवाला के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और तेल की बढ़ती कीमत को देखते हुए हमें ऊर्जा की खपत बढ़ाने के स्थान पर कम ऊर्जा में उच्च जीवन स्तर हासिल करने के उपाय खोजने चाहिए। ठीक है, तो इनके द्वारा जो भी पॉइंट लिखा गया है आपके सामने हम हूबहू रख देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सारे पॉइंट को सुनिएगा। पहला पॉइंट है कि तेल के जो है वैश्विक दाम जो है वर्ष 2016 की तुलना में आज लगभग जो है 3 गुना हो गया है। ठीक है, 2016 की तुलना में वैश्विक दाम जो है तेल के 3 गुना हो गया है। और दूसरा पॉइंट है कि भारत पर जो है दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तो उसका पीछे कारण क्या है? क्योंकि भारत जो है अपना 85% जो कच्चा तेल का आयात करता है विदेशों से। ठीक है, उसमें क्या है कि हमें कच्चा तेल भी मंगाना पड़ रहा है और साथ में इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी लगातार घट रहा है और साथ में पर्यावरण प्रदूषित भी हो रहा है कच्चे तेल से। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि इससे घरेलू मांग के साथ हमारा रुपया कमज़ोर होता है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा तेल मंगाते हैं तो हमारा रुपया क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कि हमारी आर्थिक संप्रभुता भी प्रभावित होती है। और पांचवा पॉइंट है कि अगर किसी स्थिति में तेल आयात रुक जाता है तो पूरी अर्थव्यवस्था एक तरीके से ठप हो जाएगी। ठीक है, पूरी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? ठप हो जाएगी। छठा पॉइंट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है तेल आयात पर अपनी निर्भरता को जो है 50% कम करने का लक्ष्य रखा है कि जो तेल पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है उससे 50% तेल पर से निर्भरता कम कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद इनके द्वारा बताया जाता है झुनझुनवाला के द्वारा कि तेल के ऊँचे दाम के जो है लाभ और हानि दोनों हैं। ठीक है, जो तेल के ऊँचे दाम के लाभ और हानि दोनों हैं।
तो सबसे पहले हम हानि देखेंगे कि हानि क्या है, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट है हानि में कि व्यापार घाटा क्या होता है, बढ़ता है, जो व्यापार घाटा है वो बढ़ता है। और दूसरा पॉइंट है कि आयातित तेल के लिए जो है डॉलर को भुगतान करना पड़ता है, और डॉलर अर्जित करने के लिए जो है हमें जो है जैसे लोहा और खनिज को औने पौने दामों पर जो है बेचना पड़ता है, ठीक है। अगर हम इससे बचना चाहते हैं, इनके दो तीसरा पॉइंट है, अगर इससे हम बचना चाहते हैं तो सेवा पर हमें ध्यान देना होगा, जो सेवा क्षेत्र है उस पर हमें ध्यान देना होगा। जैसे संगीत, सिनेमा, लेखन इत्यादि में जो है ऊर्जा की कम खपत होती है, जबकि जो विनिर्माण है वहाँ पर ऊर्जा की खपत जो है आपके सिनेमा, संगीत, इन सभी से 10 गुना अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद इनके द्वारा अगला पॉइंट बताया जाता है कि तेल के ऊंचे दाम के पीछे कारण क्या है। तो अर्थव्यवस्था की अच्छी चाल इनके द्वारा कारण बताया जाता है, ठीक है। और बोला जाता है कि 2018 में तर्क दिया जाता है कि 3.4% से अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, जबकि 2021 में जो है आपके 6.2% से आपके अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था जो अच्छी चाल से चल रही है, इसीलिए तेल के ऊंचे दाम है, ठीक है। उसके बाद इसका लाभ क्या होता है, हम लोग तो हानि देख लिए थे। अब अगर तेल का दाम बढ़ता है तो उसका लाभ क्या होता है। तो पहला उसका लाभ लिखिएगा, तेल के ऊंचे दाम जो है विश्व की अर्थव्यवस्था को गति को दर्शाता है। क्या करता है, जो तेल के ऊंचे दाम है विश्व की अर्थव्यवस्था की गति को दर्शाता है, और निर्यात में वृद्धि जो अर्थव्यवस्था है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट है पॉजिटिव में ही कि तेल जो है देशों में कार्यरत भारतीय जो तेल वाले देश हैं वहाँ पर कार्यरत भारतीय श्रमिकों द्वारा जो है रेमिटेंस अधिक भेजी जाएगी। जो भी आपके अगर तेल का दाम बढ़ जाता है तो जो भी गल्फ़ कंट्री में भारत के मजदूर काम करते हैं वो भारत में रेमिटेंस ज़्यादा भेजेंगे, ये झुनझुनवाला के द्वारा बोला जा रहा है, ठीक है। ये बात कुछ ठीक भी है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि तेल के ऊंची दाम से हमारी ऊर्जा उपयोग में जो है कुशलता में सुधार आएगी। अगर तेल का दाम ऊंचा रहेगा तो हम लोग जो अनाप शनाप गाड़ी में खर्च कर देते हैं उन्हें खर्च करेंगे। इनके द्वारा तर्क दिया जाता है कि अगर तेल का दाम अधिक हो जाएगा तो गाड़ियां हम लोग अधिक माइलेज वाली खरीदेंगे, ठीक है। गाड़ियां अधिक माइलेज वाली खरीदेंगे, उससे क्या होगा कि तेल की खपत बढ़ेगा, और साथ में जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक संप्रभुता आपके आएगी अर्थव्यवस्था में, साथ में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें भी कमी आएगी, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो सूखा बाढ़ आ रहा है उसमें भी उसकी भी फ्रिक्वेंसी में कमी आ जाएगी, ठीक है। इनके द्वारा बोला गया है। और चौथा पॉइंट बोला गया है इनके द्वारा कि सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, और जिससे क्या होगा कि अंततः हमारी संप्रभुता सुरक्षित होगी, मतलब कि हम किसी देश पर निर्भर नहीं रहेंगे, और ग्लोबल वार्मिंग भी आपकी कम होगा। चौथा पॉइंट इनके द्वारा बोला गया, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हम दोनों देख लिए, और क्यों आपके वर्तमान में इतना तेल का रेट बढ़ रहा है उसका वो भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इन लाभों को देखते हुए जो है तेल के दामों का सहन करना चाहिए। जो तेल का दाम बढ़ा हुआ है उसे हम लोग को सहन करना चाहिए, और ऊंचे दामों पर हम लोग को तेल खरीदते रहना चाहिए। ये झुनझुनवाला के द्वारा बोला गया है। और लास्ट में इनके द्वारा मूल्यांकन किया गया है, और बोला गया है कि ऊर्जा का उच्च खपत, ठीक है, ऊर्जा का उच्च खपत जो है ऊंचे जीवन स्तर का घोतक है। ये कौन सोचता है, झुनझुनवाला के द्वारा बोला गया है। कौन सोचता है, तो नौकरशाह सोचता है। भारत के जो नौकरशाह है, जो भारत के IAS है, वो सोचता है कि अगर ऊर्जा का उच्च खपत हो रहा है तो इसका मतलब जो है जीवन स्तर भी बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद इनके द्वारा नेक्स्ट पॉइंट दिया जाता है कि कम ऊर्जा में उच्च जीवन स्तर हासिल करने का उपाय ढूंढना चाहिए हम लोगों को। और साथ में बोला गया लास्ट पॉइंट इनके द्वारा कि तेल के ऊंचे दाम को सहन और वहन करते रहना चाहिए अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, ठीक है। तो आप लोग सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि चीन में बच्चे के बुरे व्यवहार पर दंडित होंगे माता पिता, ठीक है। अगर बच्चा ज़्यादा बदमाश है तो दंडित कौन होंगे, माता पिता। माता पिता को बुलाया जाएगा और उनको लगातार ट्रेनिंग दिया जाएगा, और उनको बताया जाएगा कि बच्चों का किस प्रकार से केयर करना चाहिए, ठीक है। जो चीन की सरकार है लगातार बच्चों पर जो उनके बुरे व्यवहार है उस पर कंट्रोल कर रही है। आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि जो इंटरनेट गेम है, ठीक है, जैसे फ्री फायर हो गया, जो भी गेम हो गया, तो जो चीन की सरकार है इनके द्वारा बोला गया कि 3 दिन, सप्ताह में मात्र 3 दिन, वो भी कौन कौन दिन, शुक्र, शनि और रवि, 3 दिन जो है मात्र 1 घंटा के लिए बच्चे जो हैं गेम खेल सकते हैं, मात्र 1 घंटा के लिए। तो देखिए चाइना जो है अपने बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा
प्रयत्नशील है कि हम बच्चे को ठीक ढंग माने कि जो बच्चे हैं उनको परवरिश ठीक ढंग से करें। भारत को भी चाइना से इस मुद्दे पर थोड़ा सीखना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे भी देश के जो बच्चे आज फ्री फायर और जो भी चीज़ में बर्बाद हो रहे हैं उसे रोकना चाहिए, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है अगर इसी चीज़ में बर्बाद हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम और फ्री फायर में, तो फिर आगे हमारे देश का विकास कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि नवंबर में चिनफिंग के उत्तराधिकारी पर विचार करेगी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना है, नवंबर में आपके जो चिनफिंग है इनके उत्तराधिकारी पर बातचीत किया जाएगा या विचार किया जाएगा, किसे बनाना है। जो आपके वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति हैं शी चिनफिंग, ये आजीवन के लिए जब तक अगर ज़िंदा रहते हैं तब तक ये चाइना के राष्ट्रपति रह सकते हैं। और इसकी घोषणा कब की गई थी? 2018 में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि चीन ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण, अमेरिकी एजेंसियां चकित। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है? तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है इसकी रफ्तार जो है 5 मैक से ज़्यादा होता है, ठीक है, 5 मैक से ज़्यादा होता है। जो आपके सुपरसोनिक होता है उसकी रफ्तार कितना होता है? तो जो सुपरसोनिक होता है उसका रफ्तार होता है 1 मैक से ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो आपके है एक होता है सबसोनिक, सबसोनिक का रफ्तार कितना होता है? तो 1 मैक से कम, ठीक है, 1 मैक से कम रफ्तार होता है, नोट कर लीजिएगा, 1 मैक से कम होता है, ठीक है। चीन ने जो है किया हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण, अमेरिकी एजेंसियां चकित। उसके बाद है कि ड्रैगन ने दी सफाई, कहा मिसाइल का नहीं व्हीकल का किया परीक्षण, ठीक है। और मिसाइल जो है अपने लक्ष्य से करीब 24 मील दूर जाकर गिरती है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि यूएसए और रूस भी जो है ग्लाइड व्हीकल समेत हाइपरसोनिक हथियारों का विकास कर रहा है। और इस आपके उसके बाद नेक्स्ट है कि जो चाइना है रॉकेट के जरिए जो है अंतरिक्ष में जो आपके हाइपरसोनिक मिसाइल है उसे भेजा, और जो पृथ्वी की कक्षा की परिक्रमा करते हुए और एक नीचे में जो आपकी पृथ्वी पर वहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया और वहाँ पर जाके उसे आपके हिट करना था। लेकिन जो आपके चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल थी वो 14 मील दूर जाके आपकी गिरती है, ठीक है, मतलब अपने लक्ष्य पर हिट नहीं कर पाती है। लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है चाइना के लिए, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना। वर्तमान में आपको याद होगा कि जो नॉर्थ कोरिया है उसने भी दावा किया था कि हमने भी हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी एक खासियत है कि ये निश्चित मार्ग नहीं होता। इसे अब जो इसे जिस तरीके से क्रूज मिसाइल होता है ना कि उसे हम लोग कमांड के माध्यम से हवा में उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसे भी हम अपने कमांड के माध्यम से जो है इसका पथ को चेंज कर सकते हैं। और साथ में जो रडार के पकड़ में भी ये बहुत कम आता है, रडार के पकड़ में एक तरीके से आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक हथियार हो जाता है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक आपके हथियार है। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो एक तरीके से एक पथ पर चलता है और उसे आराम से रडार के माध्यम से पकड़ा जा सकता है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ताइवान स्ट्रेट में युद्धपोत भेजना, अमेरिका की उकसाने वाली कार्रवाई चीन के द्वारा बोला गया है। जापान ने रक्षा बजट बढ़ाकर सैन्य क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत बताई है। तो वर्तमान में आपके जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो फूमियो किशिदा आपके वर्तमान में जो है जापान के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए कि ड्रैगन को झटका, 5% से भी नीचे आई चीन की आर्थिक विकास दर। उसका पीछे आपको पता है कि वहाँ पर कोयला की भारी किल्लत हो गई है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मिश्रित वैक्सीन कोरोना के खिलाफ ज़्यादा प्रभावी हैं। इसमें क्या था कि स्वीडन में एक मामला आया था कि जो एस्ट्राजेनेका के कुछ वैक्सीन थे उसे आपके बैन कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में जो है कुछ व्यक्ति को जो एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन थे उसे दे दिया गया था, और बाद में जो है ये वैक्सीन तो एस्ट्राजेनेका बैन हो गया, लेकिन जो भी व्यक्ति था उसे दूसरा डोज तो वैक्सीन दिया जाना चाहिए था ना, तो उस व्यक्ति को जो है दूसरा डोज किसी और वैक्सीन का दिया गया। तो जब बाद में उस पर एनालाइज किया गया तो पहले के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें एंटीवायरस था, ठीक है, सॉरी एंटीवायरस नहीं, एंटीबॉडी ज़्यादा मजबूत था। उसके बाद नेक्स्ट है कि अमेरिका के पहले अश्वेत विदेश मंत्री पावेल का कोरोना के कारण निधन हो गया, बस जान लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं, फोटो में से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। CH-AMS-18 अंतरिक्ष कैप्सूल है, ये किसका है? ये रशिया का आपके कैप्सूल है, इसे आप लोग देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है कि कर्टिस ने लगातार 4 गेंदों में झटके 4 विकेट, आयरलैंड जीता। तो इसमें आपको याद रखना है कि
4 गेंद पर 4 विकेट लेने वाले जो है 20 में कौन कौन खिलाड़ी हैं, तो पहले हैं राशिद खान। राशिद खान कहाँ के हैं, अफ़गानिस्तान के हैं। ये आपके आयरलैंड के खिलाफ जो है 2019 में 4 विकेट लेते हैं। दूसरे आपके हैं लसिंग मलिंगा, ये कहाँ पर है, श्रीलंका के हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 में ही 4 बॉल पर 4 विकेट लेते हैं। जबकि कर्टिस कैफर, ये कहाँ के हैं, आयरलैंड के हैं और नीदरलैंड के खिलाफ जो है 2021 में 4 गेंद पर 4 विकेट लेते हैं। ये T20 अंतर्राष्ट्रीय में है, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम पर इसका हम आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे, ठीक है, ताकि वहाँ पर भी आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान का निर्धन हो गया और उनका नाम क्या था, तो बांदुला वर्णपुरा उनका नाम था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भवानी देवी ने फ्रांस में तलवारबाजी स्पर्धा जीती, ठीक है। भवानी देवी जो है फ्रांस में तलवारबाजी स्पर्धा जीती हैं। तो आपको याद रखना है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला कौन है तलवारबाजी में, तो भवानी देवी हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है कि मैक्स प्लैंक ने प्रतिपादित किया क्वांटम सिद्धांत। तो प्रसिद्ध विज्ञानी मैक्स प्लैंक ने वर्ष 1900 में आज ही प्लैंक क्वांटम सिद्धांत को पहली बार जो है सामने रखा था और इस सिद्धांत को प्लैंक बॉडी इमिशन का नियम भी कहा जाता है। और विज्ञानी आइंस्टीन ने इस सिद्धांत को मदद से जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। और उसके बाद नेक्स्ट है कि पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया बास्केटबॉल। तो आज ही के दिन जो है पहली बार जो है बास्केटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया था, ठीक है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा कब शामिल किया गया था। तो पहली बार जो 1936 में जो ओलंपिक में बास्केटबॉल को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि ब्लैक होल की खोज में एस चंद्रशेखर का अहम योगदान, ये भारत के थे और इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो इनको नोबेल प्राइज़ कब दिया जाता है, तो इनको जो 1983 में जो है विलियम फाउलर के साथ में जो है इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था सारी न्यूज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पर एक है कि ताइवान ने बनाई इलेक्ट्रिक कार। तो ताइवान की किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो फॉक्सकॉन के द्वारा बनाया गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। जो फॉक्सकॉन कंपनी कहाँ की है, तो ताइवान की है, ठीक है। बड़े काम का है, फ्लू का टीका है, तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया है कि 40 साल से कम उम्र वाले के लिए घुटना प्रत्यारोपण टालना ही बेहतर होगा। तो सही बात है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि हम लोग का जो पेपर का प्लान है इसे सोच रहे हैं कि ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा उसे हम लोग बाद में ले आएंगे, करीब 12 बजे 1 बजे के आसपास ले आएंगे। और मॉर्निंग में हम लोग जो है आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो आप लोग देखते होंगे करंट अफेयर का डेली वाला, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लान कैसा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।